यहाँ पर दिया कि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए का औसत उत्पादन क्या था। तो कंपनी ए देखिए इसमें ये है ना। तो इसमें कितना है 50, 65, 50, 55, 50। हमको इससे क्या निकालना है कि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए का औसत उत्पादन क्या था। तो हमने इसे लिख लिया। हमको इसका औसत निकालना है तो बीज संख्या हमने 50 मान लिया। 50 ये बराबर था इसलिए 0 लिख दिया। 50 से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, बराबर को 0 लिख देंगे। जितना ज़्यादा होगा उतना प्लस और जितना कम होगा उसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ से 15, 5, 20 आया है ना, प्लस का 20 आया। कितने में आया 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग कर दिया कितना आया 4 आया। 4 प्लस का आया तो इसे प्लस 4 कर दिया तो कितना आ गया 54,000 टन। यहाँ क्या लिखा है दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी तथा कंपनी दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी तथा सी के कंपनी बी तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर कितना होगा। तो देखिए आप जिस तरह ए का निकाला था औसत अभी ऊपर क्वेश्चन में, उसी तरह अगर आप दो मेथड, एक मेथड है कि औसत बी कंपनी का सारे औसत निकालें, फिर कंपनी सी का औसत निकाल लें, फिर उसके बाद इसके अंतर करें, वो आंसर आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, बी से सी निकाल सकते हैं। हमको क्या देखना है कि बी तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर। तो बी से सी में 60 से 50 मतलब बी से सी का रहना, इसलिए बी को पहले सी को बाद में। तो 60 से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ देखिए 60 से 55 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 45 से 40 माइनस करेंगे क्योंकि हमको निकालना औसत बी तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर। 45 से 40 माइनस करेंगे 5 आएगा। 75 से 55 माइनस करेंगे 20 आएगा। 80 से 70 माइनस करेंगे 10 आएगा। 50 से -60 करेंगे माइनस का 10 आएगा। तो ओवरऑल कितना है 30 आया, है ना। 30 आया कितने पे आया 1, 2, 3, 4, 5। तो 30 भागे 5 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट 6, 20 का आंसर आ गया। वरना इसका औसत बी का निकालते कितना आता है ना, इतना आता है। तो 62 आता है, इसका 56 आता है। तो 62 से 56 माइनस करते तब भी 6 आता है हमारा, है ना। क्या दिया है दिए गए सभी वर्षों में तीनों कंपनी के औसत उत्पादन का अनुपात क्या था, है ना। यहाँ पे देखिए कंपनी ए का देखिए 54 आ ही चुका था और बी सी का ये देखिए आ चुका 62 और 56। तो तीनों का औसत आ चुका, इसका निकाल लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है वर्ष 2002 में सभी कंपनियों के उत्पादन को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो कंपनी बी के उत्पादन का केंद्रीय कोण क्या होगा। कहने का मतलब कह रहा है कि वर्ष 2002 में सभी कंपनी के उत्पादन को एक पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो ओवरऑल ये अपने आप में 100% हो जाता है ना। तो कंपनी बी के उत्पादन का मतलब केवल बी के उत्पादन का हमको केंद्रीय कोण निकालना है। कहने का मतलब कंपनी 2002 में कंपनी बी के, है ना, मतलब इसको अगर हम पाई चार्ट में प्रदर्शित कर दें तो हमको कंपनी के बी का मतलब 45 डिग्री का केवल हमको वो मान निकालना है। तो उसको उसमें ग्राम में पाई चार्ट में पुट कर देंगे तो 65, 45, 40 का जो कितना होगा 150 होगा। 150 होगा मतलब पूरा किससे बराबर होता है 360 का बराबर होता है। हमको निकालना 45 का, तो 45 बराबर निकाल दें तो 45 बराबर निकालना आ जाएगा। लगभग दिए गए कितने वर्षों में कंपनी ए का उत्पादन उसी कंपनी के सभी वर्षों के औसत उत्पादन से कम रहा। अब यहाँ क्या करेंगे कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी ए का उत्पादन, लेकिन यहाँ पे लिखा होती है औसत उत्पादन, है ना। ए का औसत उत्पादन कितना है 54 है ना। उसी कंपनी के सभी वर्षों के औसत उत्पादन से कम रहा, मतलब कितने वर्षों में ए के औसत उत्पादन से कितने जगह कम है। तो 3 जगह कम है। ए का 54 है ना। लेकिन यहाँ पे 2005 में देखो ये 50 है, 5 है ना। इसमें 50 कम है और इसमें जो 55 से ये ज़्यादा है। ये यहाँ पे 54 से कम है और यहाँ 54 से कम है और बाकी जगह 54 से क्या है ज़्यादा है ना। तो वही 3 जगह लिख दिया। दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए तथा सी के उत्पादन का अंतर कितना था। तो उसमें डायरेक्ट अंतर अगर कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए तथा सी के और उत्पादन का अंतर कितना होगा, है ना। तो ए तथा सी के आप अंतर कर रहे हैं। देखिए यहाँ बात आ रही है कि दिए गए सभी वर्षों में दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर कितना था। देखिए जिस तरह यहाँ पे दिया था कि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर क्या था, है ना। बी तथा सी के औसत उत्पादन अंतर था। अभी बार निकालना कि कंपनी ए तथा सी के औसत उत्पादन का अंतर क्या था, है ना। तो ए माइनस सी कर देंगे, ए माइनस सी कर देंगे, उसी तरह इसको भी हल कर लेंगे, है ना। और चूंकि हम पहले देखिए इसमें ए बी सी का औसत निकाल चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया, वरना हम जो बताते हैं उसी तरह करते हैं कि ए और सी का अंतर लेते ओवरऑल जो होता है उसी तरह हल करते हैं ना।
तो इसलिए यहाँ पे ने चूँकि पहले निकाल लिया था, इसलिए यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 2 का आया, है ना। हमको यहाँ पे क्या निकाल के दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए तथा सी के उत्पादन का अंतर कितना था, तो कुल यहाँ पे अंतर कितना है, 2 आएगा। कुल कितने लोग थे यहाँ पे, देखिए 5 लोग थे। कितने लोग थे, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से गुणा करके उनको कुल निकालना है ना। तो कुल में से तो कितना आएगा, 10,000 टन। यहाँ क्या लिखा है, वर्ष 2001 में बी 2005 में कंपनी सी के उत्पादन का अनुपात क्या था। देखिए वर्ष 2001 में बी हो गया और 2005 में सी का अनुपात क्या होगा, तो 60 का अनुपात 60 बराबर क्या है, 1 ही का है। यहाँ पे 1 आ गया। आगे क्या लिखा है, इसी जगह लिखा है ना। कंपनी ए के उत्पादन का विभिन्न राज्यों में खपत का परसेंटेज दिया है ना। कंपनी ए के उत्पादन का विभिन्न राज्यों में खपत का परसेंटेज दिया है। कंपनी बी के उत्पादन का इसमें क्या है, विवरण दिया हुआ है। और ये देखिए वैसा दिया है, क्या लिखा है कि वर्ष 2003 और 2004 में उत्तर प्रदेश में खपत की गई चीनी का अंतर क्या था। क्योंकि यहाँ क्या निकलना है कि वर्ष 2003 और 2004 में, मतलब 2003 और ये 2004 में यूपी में खपत की गई चीनी का अंतर क्या था। क्योंकि यहाँ पे देख कुछ नाम दिए हुए हैं कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। तो हमको क्या निकालना है, यूपी में निकालना है कि 2003-2004 में यूपी में खपत की गई चीनी का अंतर। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी ए के उत्पादन का विभिन्न राज्यों में खपत का प्रतिशत। मीन्स ये कंपनी ए के बारे में राज्यों में खपत का परसेंटेज दिया है। और ये जो कुछ भी दिया है, इन राज्यों की बात आएगी, इन राज्यों की बात आएगी तो हम कंपनी बी पर काम करेंगे। कहने का मतलब केवल हम बी का मान लेंगे। यहाँ जब इन राज्यों की बात आएगी तो हम केवल कंपनी ए पर काम करेंगे, या कंपनी केवल हम ए का मान ही इसमें लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ बात आई है यूपी की, और यूपी में कितना परसेंट है, 30% है। लेकिन यूपी के संदर्भ में कौन सा कंपनी ए का काम करना है, वो करने का आना था 2003 और 2004। तो 2003 में देखिए कितना है, 50 है। 2004 में ए में कितना है हमें देखना है केवल, तो 50 और 55 का अंतर निकालना था। तो 5 है, और यहाँ पे कितना था, यूपी में 30% था, तो इसलिए 5 का 30% निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्या लिखा है, वर्ष 2002 तथा 2004 गोवा में खपत की गई चीनी का कुल मात्रा क्या था। देखिए यहाँ कह रहा है कि वर्ष 2002-2004 में 2002 और 2004 में गोवा में खपत की गई चीनी की कुल मात्रा कह रहा है। कुल मात्रा कह रहा है मतलब कि जोड़ देना है ना। तो अब इसमें कंपनी गोवा की देखो बात कहाँ पे, गोवा की बात देखिए इसमें है कंपनी बी के बारे में, है ना। ये देखिए गोवा की बात करें बी के बारे में, 2002 और 2004 में बी की मात्रा को जोड़ लेंगे। 80 एक कितना है, बी 45, इतना कितना 80, तो जोड़ दें कितना 125 आएगा। बल्कि गोवा में यहाँ कितना परसेंटेज है, मतलब है ना, तो 20% है, तो जोड़ लेंगे तो इसका 20% निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे लिखा वर्ष 2001 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में खपत की गई चीनी का अंतर क्या था। क्योंकि देखिए हमको निकालना कि वर्ष 2001 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में चीनी की खपत की गई चीनी की मात्रा क्या थी, तो वर्ष 2001 में दिया गया है ना। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है, मिस किसमें कि ए, मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है, मेरी कंपनी ए का लेना है ना। 2001 में अरुणाचल प्रदेश ए में, अरुणाचल प्रदेश मतलब 50 का 12% है ना। हाँ, और क्या कर रहा है कि मिजोरम में चीनी खपत की मात्रा, मिजोरम की बात किस में आती है, मिजोरम की बात बी में आती है, तो इसलिए बी का ले लेंगे। 60 का भाई 10% है ना, तो 60 का ये देखिए 60 का 10%, इसका अंतर ले लेंगे। 6 से 6 जगह 0 आंसर आएगा, मतलब कोई वृद्धि नहीं होगी। देखिए यहाँ बात करने वाले हम कर्मचारी और संचय। देखिए कर्मचारी संचय में कुल काम होता है काउंटिंग का, है ना। और जिसे लिखा रहता है NCR का फॉर्मूला क्या होता था, फैक्टोरियल N अपान में फैक्टोरियल R, ब्रैकेट में N-R का भी फैक्टोरियल, है ना। देखिए NCX बराबर NCY होगा, कब होगा, NCX बराबर NCY जब होगा, NCX बराबर NCY तब होगा जब x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, n के मान होगा। कहने का मतलब 15C11 बराबर, है ना, 15C11 बराबर NCX बराबर 15C11 बराबर
15 से 11 का 4, 15 से 11 जगह 4, 15 से 4 के बराबर तब होगा जब इनका योग इनके बराबर हो, मतलब 11 और 4 15 का योग किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, है ना। और ये आप सीख लीजिए कैसे इसको ओपन करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है कि 15C4, तो कैसे ओपन करेंगे कि 15 को 4 बार ओपन कर दो, 15 14 13 12, 15 को 4 बार खोल दो बटे 4 को तो 3 2 1 खोल ही देंगे आप, है ना। और हैंड के लिए गुणा करते हैं और के लिए प्लस करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि कक्षा में 12 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में मॉनिटर को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक कक्षा में 12 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में मॉनिटर को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो करने का मतलब 12, मतलब हम मतलब निकाल रहे हैं कि 12 लड़के या 14 लड़कियों से हमको एक ही मॉनिटर चुनना है। या का बात आ रहा है तो तो क्या होगा भैया, प्लस होगा। तो 12 14 कितना हो जाएगा, मतलब है ना, 12 14 कितना हो जाएगा 26, और 26 में से हमको ये देखिए चुनना है एक बार, तो आर 26 जीवन का मान कितना आएगा, 26 इसका आंसर आएगा। जैसे लिखा है एक समूह में 12 पुरुष और 15 महिलाएं हैं, यदि समूह को इस प्रकार चुनना है कि समूह में 2 पुरुष और 1 महिला हो तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं। देखिए 15 पुरुष हैं और 12 पुरुष है, 15 वुमेन है, और हमको मतलब इतना तो करना ही करना है कि समूह में 2 पुरुष और 1 महिला हो। तो महिला में से महिला चुन लेंगे, पुरुष में से पुरुष चुन लेंगे, है ना। तो 12 से C2 और 15 C1, महिला में से महिला, पुरुष में से पुरुष चुन, जो हमारा आंसर आ जाएगा 12, है ना। एक पार्टी में 17 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ हाथों को कितने प्रकार से मिला सकते हैं। क्योंकि कुल लोग कितने, n बराबर कुल लोग बताता है n 17, और r है मतलब कितने तरीके से जब हाथ मिलाएंगे तो 2 लोग हाथ मिलाते हैं, तो इसलिए 17 C2 कर लेंगे, 17 को 2 बार खोल लेंगे, नीचे 2 खोल लेंगे। जैसे 8 संरेख भी नॉन कॉलोनियल मतलब एक बिंदु, मतलब एक बिंदु पे सामने नहीं है ना। तो बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो 8 हैं, 8 से कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो कितने त्रिभुज, तो त्रिभुज संख्या चूँकि 3 होती है ना। मतलब हम कह रहे हैं 8 संरेख बिंदु, मतलब 8 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं कहीं और हैं। तो कह रहा है कि 8 संरेख बिंदु, तो बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज देखिए बनाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, 1 2 3 की, इसलिए 8C3 कर देंगे। यहाँ लिखा है एक वृत्त पर 8 बिंदु हैं, तो बताओ कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक वृत्त पे कितने बिंदु हैं, 8 बिंदु हैं, तो कितनी सरल रेखा खींची जा सकती हैं। तो इतना मानिए कि सरल रेखा दिए खींचने के लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, बस। तो 8C2 निकालने हमारा आंसर जाएगा। लिखा किसी एक आयत में 6 ऊर्ध्वाधर रेखाएं और 8 क्षैतिज रेखाएं, तो बताओ कुल कितने आयत बनाए जा सकते हैं। देखिए एक आयत में कितने होते हैं, ये एक तरीके से ऊर्ध्वाधर का काम करता है। ऊर्ध्वाधर बोलो तो क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, और ये क्षैतिज होता है, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, है ना। वो हटाम को से कोई मतलब नहीं। दो देखिए इसमें क्या होते हैं, दो मतलब दो होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं, और 2 जो है क्या होते हैं, क्षैतिज होते हैं। हमको क्या निकालना है कि कितने में से कितने निकालना है। ऊर्ध्वाधर में से ऊर्ध्वाधर निकालेंगे और क्षैतिज में से क्षैतिज निकालेंगे। तो 6C2 क्योंकि 2 ऊर्ध्वाधर हैं, 8C2 क्योंकि 2 क्षैतिज हैं, इसलिए 8C2, है ना। तो हमको क्या निकालना है, एक आयत में 6 ऊर्ध्वाधर और क्या रहता है, इसलिए हमने बीच में गुणा कर दिया, है ना, इसलिए हमने गुणा कर दिया, आंसर आ गया। जैसे यहाँ लिखा है उन व्यक्तियों की संख्या क्या होगी जो या तो अच्छे वक्ता हैं, या तो स्नातकोत्तर हैं, या तो डॉक्टर, मतलब तीनों में या लगा है। तो यहाँ पे संख्या 7 होगी, मतलब ये जो 7 हैं, ये मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उन व्यक्तियों की जो या तो अच्छे वक्ता हैं, या तो अच्छे स्नातकोत्तर, या तो अच्छे डॉक्टर, यहाँ पर संख्या 7 होगी। जब यहाँ लिखा है नागरिक मतदाता पुरुष, तो मतदाता के अंतर्गत देखिए मतदाता वो वाला होगा, और कुछ नागरिक पुरुष होंगे और कुछ पुरुष नागरिक होंगे, कुछ महिला भी होंगी, तो कुछ का होगा, है ना। लिखा है अगर शनिवार आज 6 जनवरी के 4 दिन बाद पड़ता है, तब पिछले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन वर्ष होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओवरऑल माइनस 10। देखिए 10 जनवरी को शनिवार पड़ता है, हमको देखना कि क्या कि 1 दिसंबर को, तो वही मतलब निकाल लें कितना आ जाएगा, -5 आएगा, तो +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो शनिवार में रविवार सोमवार जोड़ देंगे। देखिए कास्तूरी मृग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। समुद्री जल को आसवन विधि से अलग किया जाता है। वायु गैस LPG ये क्या है,
बायोगैस एलपीजी एक तरीके से मिश्रण है ना। बायोगैस एलपीजी मिश्रण है क्योंकि इसमें कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिश्रण है। और जो पानी क्या है और अशुद्ध जल क्या है, तो पानी और अशुद्ध जल जो है यौगिक हैं। देखिए पर्यावरण फ्रेंच महाशब्द का उत्पन्न है। देखिए पृथ्वी पर भौतिक घटकों तथा जैविक घटकों के मध्य के अंतर को संबंध को पर्यावरण कहते हैं। देखिए पर्यावरण के सामान्यतः दो घटक होते हैं। एक होता है भौतिक घटक हो या अजैविक घटक हो, और दूसरा क्या है, जैविक घटक, है ना। तो भौतिक घटक को कहते हैं अजैविक घटक। देखिए भौतिक घटक और अजैविक घटक कहने का मतलब है जिसमें निर्जीव जिसमें जान नहीं होती। जैसे देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए तीन ही चीज़ आवश्यक है, जो मतलब निर्जीव है ना। जल, स्थल, वायुमंडल। वायु जल स्थल, मतलब इसमें कोई वो जान नहीं होती, निर्जीव, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, अजैविक घटक, मतलब जिसमें जीव ना हो, या अजैविक घटक। और अजैविक घटक को क्या कहते हैं, भौतिक घटक कहते हैं, है ना। अगर बात करें जैविक घटक, देखिए जैविक घटक जिसमें जान होती है ना। इस जैविक घटक में पहला आता है पादप को हो या पौधे को हो या उत्पादन को हो, या जो स्वयं खाना बनाते हैं स्वपोषी। और दूसरा क्या आता है, जीव जंतु क्या करते हैं, उपभोग करते खाते हैं, उपभोक्ता हैं, या परपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना। तीसरा क्या आता है, वियोजक। देखिए वियोजक का क्या काम होता है, सड़ाना, गलाना। देखिए वियोजक या जैव अपघटक। देखिए जैव अपघटक का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को सड़ाने गलाने का काम करता है। और दो ही जीवाणु और कवक, वायरस जो है कभी अलग नहीं करता है। जीवाणु और कवक जो है प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं, मतलब ये प्रकृति को शुद्ध करते हैं। जीवाणु और कवक जो है दूसरे को सड़ा करा देते हैं, जिससे कि प्रकृति शुद्ध हो जाती है ना। देखिए हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिससे भौतिक एवं जैविक दोनों कारकों घटकों को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। देखिए पर्यावरण सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। देखिए आप जानते हैं भौतिक हो या अजैविक पर्यावरण, है ना। भौतिक या अजैविक पर्यावरण। दूसरा अजैविक जैविक सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मेला, भाषा, व्यवहार। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर कौन कौन से आते हैं, जाति, प्रजाति, धर्म, मेला, जनजाति, है ना। जिससे कि आपस में जो कट्टरता है, भेदभाव है, ये सब दूर हो जाए, है ना। इसलिए सांस्कृतिक का बहुत ही हमारे इसमें योगदान। जो गवर्नमेंट में मेला लगता है, वो मेला इसलिए लगता है जिससे कि आपस में भेदभाव दूर हो जाए। देखिए जीव का विकास धरती पर होता है। स्थल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल, जलमंडल। तो स्थल मंडल पर होगा आंसर, जीव का विकास होता है। देखिए वायु, जल, स्थल, ये तीन पार्ट हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ उपलब्ध होंगी। अगर इसमें से कोई भी दो चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे जयमंडल मतलब बीच में, यहाँ पे मतलब जहाँ पे तीनों की, वहाँ पर ये जीवन का विकास संभव है। बायोस्फीयर या जैवमंडल। देखिए पर्यावरण की विशेषताएं, तो पर्यावरण के अध्ययन की इकाई क्या है, पारितंत्र को या पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को। पर्यावरण में ऊर्जा का एक माध्य सूर्य है। विभिन्न पारितंत्रों की जो उत्पादकता है, विभिन्न पारितंत्रों की जो उत्पादकता है, ऊर्जा की मात्रा, जल की उपलब्धता तथा अन्य कारकों पर निर्भर करती है। जैसे अगर कोई पूछे कि पृथ्वी पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा वनों की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की उत्पादकता सर्वाधिक है। अगर कोई कहे कि सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, तो गहरे समुद्र में और रेगिस्तान में सबसे कम वन पाए जाते हैं, क्योंकि जो समुद्री जल होता है वो केवल 200 मीटर ही नीचे सूर्य की रोशनी जा पाता है ना। देखिए जो समुद्र के अंतर जो होता है, वो अंदर मैदान समतल की सबसे ज़्यादा होती है, और जो बीच में खाई होती है या ट्रेंच कहते हैं, है ना। वो खाई सबसे गहरा बिंदु कौन होता है, ट्रेंच से क्या कहेंगे, खाई। और जो समतल बिंदु होता है उससे क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे, है ना। जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता मूंगे की चट्टान या कोरल में होती है। कोई कहेगी जलीय पारितंत्र में
सर्वाधिक उत्पादकता। तो जलीय पायतंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता मूंगे की चट्टान या कोरल में होती है। समुद्री जल में प्रकाश 200 मीटर तक प्रवेश कर पाता है, इसलिए 200 मीटर तक ही अधिक विविधता, 200 मीटर तक ही मतलब ज़्यादा पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। देखिए, अगर बात करें कि पारितंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र कहने का मतलब है कि ऊर्जा और पोषक का आवागमन लगा रहता है। खुला तंत्र मतलब ओपन सिस्टम। और बंद तंत्र क्या होता है, जिसमें मतलब ऊर्जा उसका आपस में लेन देन न हो पाए, अर्थात किसी परितंत्र में ऊर्जा तथा पोषक तत्व का आवागमन होता रहता है। उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र एक खुला तंत्र है। देखिए, पोषक तत्वों का सदैव चक्रण होता है ना। पोषक तत्वों का सदैव क्या होता है, चक्रण होता है। जैसे मृदा से पौधे लेते हैं, पौधे से, है ना, पौधे को जीव खा लेते हैं, है ना। और फिर यही जब पौधे को जीव खा लेते हैं, जब जीव सड़ जाते हैं तो पुनः मतलब वही इनका जैव भू रसायन चक्र होता है, तो पुनः ये मिट्टी में मिल जाते हैं पौधे जीव, है ना। कोई खा लेता है तो मिल जाता है। तो ये पोषक तत्वों का सदैव चक्र होता है तथा ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है ना। एक दिशीय होता है। जैसे कि वनस्पति को कौन खाएगा, शुद्ध शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव को कौन खाएगा, मांसाहारी जीव। और मांसाहारी जीव कौन खाएगा, उच्च मांसाहारी। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, विपरीत नहीं होता। एक दिशीय या बहुदिशीय, कहने का मतलब बहुत लोग खाते हैं तो बहुदिशीय हो गया, है ना। तो ऊर्जा का प्रवाह पोषक तत्वों का सदैव, ये पोषक तत्व की ही तो मात्रा है। ये मृदा से पौधे ले रहे हैं, पौधे को जिससे कुछ लिया तो उसमें जीव खा लिया उसको, तो जीव को किसी आदमी ने खा लिया, तो चक्र होता है। और ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। देखिए, पोषण स्तर बढ़ने के साथ ऊर्जा तथा खनिज का क्षय होता जाता है। जैसे अगर किसी वनस्पति को किसी वनस्पति को शुद्ध शाकाहारी जीव खाएगा, है ना, तो इसमें देखिए 10% ऊर्जा बचती है और 90% ऊर्जा का क्षय होता है। इसे क्या कहते हैं, लिंडेमान का नियम। मतलब अगर जैसे वनस्पति को शाकाहारी जीव खाएगा तो 90% ऊर्जा तो वेस्ट हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, और 10% ऊर्जा जो है बचती चलो ठीक है ना। लेकिन जो 90% ऊर्जा क्षय होती है, इसे ही लिंडेमान का नियम कहते हैं। तो मैंने मान लिया ऊर्जा का स्तर, जैसे मैंने बताया आपको कि पोषण स्तर मतलब पोषण स्तर को हो या ऊर्जा का स्तर जैसे यहाँ पे बढ़ने के साथ जो है, स्तर बढ़ने के साथ ऊर्जा और खनिज का क्षय क्या होता जाता है, कम होता जाता है या क्षय होता जाता है। मतलब पोषण स्तर बढ़ने के साथ जो है ऊर्जा तथा खनिज का क्षय होता जाता है। अब जैसे 1000 कैलोरी था, तो इसको शाकाहारी जीव ने खाया तो कितना हुआ, 90% वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 100 कैलोरी। तो 1000 से 100 बचा, 100 से कितना बचा, 1000 से 100 बचा, 100 से कितना बचा, 10, और 10 से कितना बचा, 1 कैलोरी, है ना। तो कहने का मतलब पोषण स्तर बढ़ने के साथ ऊर्जा और खनिज का क्षय होता जाता है। देखिए, जहाँ पर जो है वर्षा कम होगी, है ना, जहाँ पर वर्षा कम होगी तो तापमान ज़्यादा होगा, या तापमान गर्मी ये ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कैसी घास होगी, तो वहाँ पे घास के मैदान होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब वर्षा कम होगी तो तापमान जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा तो क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय वन, है ना। तो वहाँ पे घास जो है कौन सी होगी, तो वहाँ पे घास होगी। अगर इसी तरह शीतोष्ण घास में देखें तो इसमें वर्षा तो कम होगी, शीतोष्ण में क्या होता है, ठंडा होता है, तो तापमान कम रहेगा, है ना। तापमान कम रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेयरी घास का निर्माण होता है।